नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मनों ने आज सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती आज कर दी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते करते कश्मीर पहुंचने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही उनकी पार्टी ने एक बड़ी गलती कबूल भी कर ली। आज हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान पर पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। आज हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान का नाम राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से लिया गया है। कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक कहे जाने वाले, राहुल के वरिष्ठ एडवाइजर माने जाने वाले दिग्विजय सिंह आज अचानक पुलवामा की फाइल खोल बैठे, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछ बैठे, फिर से सबूत मांग बैठे। सबूत मांगने वाला गैंग 2019 के चुनाव से ठीक पहले एक्टिव हुआ था तो मोदी को लोकसभा में 303 सीटें मिली थी। इस बार लोकसभा चुनाव से 14 महीने पहले ही सबूत मांगने वाले आ गए हैं, तो मोदी की सीटें कितनी बढ़ेंगी? कांग्रेस पार्टी इस वक्त पैनिक में है। दोपहर तक दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के साथ कदम मिलाकर चल रहे थे। शाम होते होते कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर दिग्विजय सिंह को किनारे लगा दिया। दिग्विजय के बयान को पर्सनल बता दिया। बात निकल चुकी है तो 24 तक जरूर जाएगी। तो क्या आज ही तय हो गया है 2024 का नतीजा क्या होगा? इशारा आप इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदू मुसलमान, धारा 370 और पाकिस्तान। मोदी पर प्रहार के लिए दुश्मन लेकर आए हैं ये तीन औजार। भाई भाई को अलग किया है। कोई घटना हो जाए तो हिंदू मुसलमान, हिंदुओं एक हो जाओ। हिंदू धर्म खतरे में है, धर्म को बेचते हैं, लाशों पर इनकी राजनीति होती है। मोदी कर रहे हैं काम तो क्या कांग्रेस करने लगी है हिंदू मुसलमान? मोदी ने निकाला पाकिस्तान का समाधान, फिर कांग्रेस क्यों जप रही है पुलवामा का ही नाम? सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र, एक ही बात बार बार रिपीट। कांग्रेस को क्यों है पाकिस्तान की इतनी फिक्र? 129 दिन से राहुल की पार्टी एक ही स्क्रिप्ट लिखे जा रही है, नफरत वाला टेक्स्ट ही फिट किए जा रही है। मोदी देश को जोड़ते हैं, विरोधी भाई को भाई से लड़ाने वाले बोल क्यों बोलते हैं? जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर और खास तौर से धर्म के नाम पर, उस ध्रुवीकरण के खिलाफ ये एक बहुत बुलंद आवाज है। बीजेपी भोखलाई हुई है। देश में जो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जो पॉलिटिकल तानाशाही है, एक ही व्यक्ति का शासन, एक ही व्यक्ति की हुकूमत चल रही है। कांग्रेस के 4 इल्जाम हैं। पहला, भारत में हिटलर शाही है। दूसरा इल्जाम, मोदी ने भारत को धर्म के नाम पर तोड़ दिया। तीसरा इल्जाम, अब मोदी पर देश को भरोसा नहीं रह गया है। और चौथा इल्जाम, मोदी ने हर लिहाज से देश को बर्बाद कर दिया है। मोदी के दुश्मन जो कह रहे हैं, क्या वही न्यू इंडिया की रियल स्टोरी है या इसके पीछे मोदी विरोधी हेट स्टोरी है? एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 2023 के पहले महीने में एंटी मोदी मोर्चे की ध्रुवीकरण वाली पॉलिटिकल थ्योरी को पंक्चर करने वाला एक सर्वे आया है। मोदी पर ट्रस्ट का सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड आया है। कांग्रेस इतनी बौखलाई क्यों है? क्या मोदी ही लोगों का भरोसा है? क्या देश के लिए मोदी के विरोधी सिर्फ धोखा है? फुल डिटेल आगे देंगे। मोदी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स प्रधानमंत्री पर हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन सच यह है कि भारत जोड़ने निकले राहुल की टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी दिग्विजय सिंह अब खुद यही राग अलापने लगे हैं। राहुल की यात्रा कश्मीर में दाखिल होने ही वाली है और एंट्री से पहले ही कांग्रेस के नेताओं के बयानों में पुलवामा, पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370 की मात्रा बढ़ गई है। अब की बार हिंदू मुसलमान, 370, पुलवामा और पाकिस्तान, ये चारों ही बातें कांग्रेस ने छेड़ी हैं। सोचिए, मोदी चुप हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एंटी मोदी लाइन लेने के चक्कर में नफरत फैलाने वाली बात कह दी है।
राहुल देश में मोहब्बत बांटने का दावा करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, लेकिन दिग्विजय तो सेना के शौर्य पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। जिस दिन पूरा देश पराक्रम दिवस सेलिब्रेट कर रहा था, दिग्विजय सिंह ने उस दिन सैनिकों के पराक्रम पर सवाल उठाए। सेना के कंधों पर बंदूक रखकर मोदी पर निशाना साधा, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, सर्जिकल स्ट्राइक को ही झूठा करार दे दिया, पुलवामा का जिक्र करके सेम टू सेम वही बात कही जो बात पाकिस्तान कहता है। 370 हटने से फायदा किसका हुआ? कहते थे साहब आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, हिंदुओं का बोलबाला हो जाएगा, लेकिन जब से धारा 370 घटी है, आतंकवाद बड़ा है। झूठ फैलाने में इनसे बड़ा कोई उस्ताद मैंने जीवन में नहीं देखा। झूठे व्हाट्सएप पर खबरें फैलाने में इनसे बड़ा मैंने उस्ताद नहीं किया। ये तो केवल इनके सामने एक ही बात है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, हमेशा बोलते रहो। पुलवामा की घटना हुई, 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे गए। क्यों मारे गए? सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि ये सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मोहब्बत बांटने निकली राहुल की टीम देश की सेना को ही कमतर बताती है, राहुल की ही वाहवाही करती है, मोदी से ही सवाल पूछती है। बीजेपी इसे हाथों हाथ उठाकर सवाल पूछती है कि कांग्रेस हर बार पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलती है। बीजेपी के आरोप में दम तो है, क्योंकि जैसी भाषा आज दिग्विजय सिंह की है, वैसी ही भाषा राहुल की भी रही है। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने भी वही बात रिपीट की है। और जब जब कांग्रेस के नेताओं ने पुलवामा के लिए मोदी को कसूरवार ठहराया, हर बार पाकिस्तान ने भी वही दोहराया। पुलवामा की घटना हुई, 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे गए। क्यों मारे गए? इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि भारत में इंतखाबात सर पर हैं और मोदी सरकार इस वक्त पाकिस्तान से नफरत को सियासत कार्ड के तौर पर खेल रही है। ऐसे में भारतीय सियासी जमातों की तरफ से इस तरह के बयानात किस समत की तरफ इशारा करते हैं? मेरा ख्याल में बिल्कुल उसका जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें कोई दो राय नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने भी इसी तरह इसी बात को कहा है कि जी मुख्तलिफ अंदाज में कि जी आपकी बात को कोई नहीं मान रहा और पाकिस्तान जो कुछ कह रहा है उसको सारी दुनिया मान रही है। पुलवामा लीक्स का रीमा मल साहब नाम दे रहे हैं इसको, तो ये बड़ा एक संगीन मामला है। ये कहना कि 8 दिन पहले भारतीय सरकार को इस हमले का पता था और काबीना सिक्योरिटी कमेटी को भी मालूम था, मरने वालों को बचाया जा सकता था मगर मरने दिया गया ताकि पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा मारा जा सके। मरने वाले कह रहे थे कि हमें एयरलिफ्ट किया जाए, चंद लाख की बात थी, एयरलिफ्ट किया जा सकता था मगर नहीं किया गया, हमला रोका जा सकता था। मतलब यह है कि कोई ना कोई सबूत तो होगा, कोई ना कोई चीज तो होगी। हैरानी की बात यह है कि दिग्विजय सिंह को सेना पर दिए अपने विवादित बयान पर रत्ती भर पछतावा नहीं है। वो पहले स्टेज से बोलते हैं, फिर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके ट्विटर पर पोस्ट कर देते हैं। न कोई माफी, न कोई सॉरी, सेम टेप बजाने लगते हैं। पुलवामा में हम लोगों के 40 सीआरपीएफ के जवानों ने जान, आज तक ये बात खुलासा नहीं कर पाई भारत की सरकार कि आखिर ये 3 कुंटल आरडीएक्स आया कहां से। इसी के साथ साथ हम तो पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, उनके और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी के क्या संबंध है, कैसे संबंध है?
एक दूसरे की प्रशंसा हो रही है। आखिर इन सब बातों का जवाब तो उन्हें देना चाहिए। समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को देश से दुश्मनी क्यों है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा राहुल गांधी के पूरे टीम को, इंक्लूडिंग दिग्विजय बाबू से, मोदी को गाली दें, जितनी इच्छा हो उतनी गाली दें, लेकिन भारत के शौर्य को गाली ना दें। सेना के लोगों ने कह दिया सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुआ है, उसका प्रमाण दिया, उसके बाद भी प्रश्न उठा रहे हैं, यानी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, यानी आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। मोदी को गाली देते देते ये देश को गाली देने लगते हैं। यानी जो लोग मोहब्बत की दुकान खोलने की फ्रेंचाइजी लिए बैठे हैं, असली नफरत वही फैला रहे हैं। वो कहते हैं नफरत मिटाने आए हैं, लेकिन कथनी और करनी में फर्क दिखता है। राहुल की पूरी यात्रा का आधार ही यही है कि देश में लोगों के बीच खाई बढ़ रही है। राहुल का आरोप ही यही है कि मोदी के 9 सालों में हिंदू मुसलमान बंट गए हैं। मगर क्या सच में हिंदुस्तान पोलराइज्ड हो गया है? क्या सच में लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं? या फिर दिग्विजय ने एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल के सामने हिंदू मुसलमान वाला टेप ऑन किया है? कोई घटना हो जाती हिंदू मुसलमान आज हमसे कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुस्लिम हुकूमत में हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? 100-150 साल का ब्रिटिश ईसाइयों का राज रहा, तब हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? और ये लोग, इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, केवल धर्म को बेचते हैं और धर्म को बेचकर लाशों पर इनकी राजनीति होती है। दिग्विजय जो कुछ भी कह रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है। सच कुछ और है। 2023 एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर की रिपोर्ट कहती है कि भारत सबसे कम पोलराइज्ड देशों में से एक है। भारत का पोलराइजेशन स्कोर 71 है। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में ध्रुवीकरण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट में सबसे पोलराइज्ड देशों में अमेरिका शामिल है। 133 के पोलराइजेशन स्कोर के साथ अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा पोलराइज्ड देश है। वैसे भी मोदी विरोधी नेता, बीजेपी की विरोधी पार्टियां इंटरनेशनल रिपोर्ट खूब पढ़ती हैं। एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर की इसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में पता चला है कि देश के 76% लोगों को अपने देश की सरकार यानी मोदी पर फुल कॉन्फिडेंस है, पूरा ट्रस्ट है। भारत उन 11 देशों में शामिल है जहां सरकार पर वहां के लोगों का भरोसा बढ़ा है। विरोधी कहते हैं मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, जबकि इंटरनेशनल रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 25 देशों में व्यापार से भरोसा घटा है, जबकि भारत सहित दुनिया के 8 देशों में बिजनेस पर ट्रस्ट बढ़ा है। राहुल कहते हैं मोदी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। इंटरनेशनल रिपोर्ट कहती है कि देश के 73% लोगों को लगता है कि अगले 5 साल में उनका जीवन और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। दुनिया में भारत की हैसियत बढ़ी है। दुनिया की नजरों में अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं रहा है। दुनिया के नजरों में मेरे बहनों भाइयों, हमारा भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है। ऐसा नहीं है कि जो चाहे भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। हमारे कांग्रेस के नेता लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे भारत के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर भी वह सवालिया निशान लगाने की जरूरत करते हैं। और एक नेता जो इसमें भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए बहने, जैसे पता नहीं क्या हो गया उनको, मेरी समझ में नहीं आता क्या हो गया है इन लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय जगत में सारी दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है मेरे बहनों भाइयों। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कुछ भारत बोलता है मेरे बहनों भाइयों, तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बढ़ी है। आज उस भारत के बारे में अनाप शनाप की बातें, और एक कांग्रेस के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते होंगे, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। बहनों भाइयों, भारत हमारा टूट रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आपसे पीछे के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा भारत टूट रहा है? इधर के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या टूट रहा है? वो भारत जोड़ने के लिए निकले, और आज राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम कर कह रहे हैं हिंदुस्तान में नफरत ही नफरत चारों तरफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने का काम कौन कर रहा है? क्या सारे देश में मोदी जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? कहां उनको नफरत दिखाई देता है? सारी दुनिया में या कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, इसका उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए। सारी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में नफरत ही नफरत है। राहुल कश्मीरी पंडितों के बीच जाते हैं तो वहां जाकर भी लोगों को मोदी के नाम पर डराते हैं। जब मंच से बोलना शुरू करते हैं तो स्टेटहुड वापस दिलाने की कसम खाते हैं। अलगाववादियों वाली वही भाषा इस्तेमाल करते हैं जो हर दूसरे दिन देश विरोधी ताकतें यूज करती हैं, और बाद में वही बातें पाकिस्तान में हेडलाइन बनती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अंत में जो आपका स्टेटहुड का मुद्दा है, उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आपका हक, पूरा का पूरा हक इन्होंने छीन लिया। तो एकदम कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन आपको, जो आपका स्टेटहुड है उसको रीइंस्टेट करने में पूरा हम दम लगा देंगे। यानी जो मोहब्बत बांटने चले थे, उनकी हरकतें, उनका व्यवहार देश बांटने जैसा होता जा रहा है। मोदी विरोध के चक्कर में देश को बहकाने वाला, डराने वाला ये डेंजरस प्रोग्राम एक्टिव हो चुका है। आज मोदी ने वो किया जो 75 साल से कोई नहीं कर पाया। आज मोदी ने वो नाम रखा जो दूसरा कोई सोच नहीं पाया। आज मोदी ने इतिहास को अलग तरीके से लिखा जिसका विरोध कोई नहीं कर पाया। सोचिए, 75 साल से अंग्रेजों के जमाने के नाम चल रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जहां पहली बार तिरंगा लहराया था, वहां के नाम रॉस आइलैंड, हैवलॉक और नील आइलैंड चले आ रहे थे। इन नामों को सुनकर आपको क्या लगता है? हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन अब भी गुलामी वाली मानसिकता चली आ रही थी। मोदी ने आज एक झटके में, एक मिनट में इसे चेंज कर दिया। ये क्यों हुआ? इसके पीछे मैसेज क्या है? 21 द्वीपों के नामकरण संस्कार का भूत, भविष्य और वर्तमान इस रिपोर्ट से समझते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर 21 परमवीर विजेताओं के नाम पर चिन्हित 21 द्वीपों का नामकरण डिजिटल माध्यम 21 द्वीप, 21 नामकरण। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के 21 द्वीपों को आज परमवीरों का नाम मिला। आजादी के 75 साल बाद तक जिन द्वीपों का कोई नाम नहीं था, अमृतकाल में वो 21 द्वीप देश के 21 असली नायकों के नाम से जाने जाएंगे। एक लक्ष्य, एक राह, एक ही मकसद और पूर्ण समर्पण। साथियों, जैसे समंदर अलग अलग द्वीपों को जोड़ता है, वैसे ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव भारत मां की हर संतान को एक कर देती है। परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर सोमनाथ द्वीप, परमवीर सूबेदार कैप्टन करम सिंह के नाम पर करम सिंह द्वीप, परमवीर मेजर राम राघोबा राणे के नाम पर राणे द्वीप, परमवीर नायक जदुनाथ सिंह के नाम पर जदुनाथ द्वीप, परमवीर हवलदार मेजर पीरू सिंह के नाम पर पीरू द्वीप, परमवीर कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के नाम पर सलारिया द्वीप, परमवीर लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा के नाम पर धन सिंह द्वीप, परमवीर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नाम पर जोगिंदर द्वीप,
परमवीर मेजर शैतान सिंह के नाम पर शैतान सिंह द्वीप, परमवीर हवलदार अब्दुल हमीद के नाम पर अब्दुल हमीद द्वीप, परमवीर लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशिर तारापोर के नाम पर तारापोर द्वीप, परमवीर लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नाम पर अल्बर्ट एक्का द्वीप, परमवीर मेजर होशियार सिंह के नाम पर होशियार द्वीप, परमवीर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के नाम पर खेत्रपाल द्वीप, परमवीर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह के नाम पर सेखों द्वीप, परमवीर मेजर रामास्वामी परमेश्वरन के नाम पर परमेश्वरन द्वीप, परमवीर नायब सूबेदार बाना सिंह के नाम पर बाना द्वीप, परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर विक्रम बत्रा द्वीप, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर मनोज पांडे द्वीप, परमवीर सूबेदार मेजर संजय कुमार के नाम पर संजय द्वीप और परमवीर सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के नाम पर योगेंद्र द्वीप। अंडमान के सबसे बड़े द्वीप का नाम पहले परमवीर के नाम पर, दूसरे सबसे बड़े द्वीप का नाम दूसरे परमवीर के नाम पर। इस तरह कुल 21 द्वीपों के नाम 21 परमवीरों के नाम पर रखे गए। गुलामी के दिनों में अंग्रेज जिन द्वीपों को नंबर से पहचानते थे, आजादी के बाद भी जिन द्वीपों के लिए नंबर ही अलॉट थे, आज उनको भारत के नक्शे पर नए नाम मिले। मेजर सोमनाथ शर्मा, पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह से लेकर कैप्टन मनोज पांडे, सूबेदार जोगिंदर सिंह और लांस नायक अल्बर्ट एक्का तक, वीर अब्दुल हमीद और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन से लेकर सभी 21 परमवीर, सबके लिए एक ही संकल्प था, राष्ट्र सर्वप्रथम, इंडिया फर्स्ट। उनका यह संकल्प जब इन द्वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है। करगिल युद्ध में ये दिल मांगे मोर का विजय घोष करने वाले कैप्टन विक्रम, इनके नाम पर अंडमान में एक पहाड़ी भी समर्पित की जा रही है। रिमोट का बटन दबाकर इस राष्ट्रीय अंडमान निकोबार आइलैंड वो जगह है जहां अंग्रेजों ने सेल्यूलर जेल बनाई थी। ये वो जगह है जहां स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सजा दी जाती थी। यही वो जगह है जहां हिंदुस्तान की पहली आजाद सरकार बनी थी। आजाद हिंद फौज के कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले यही तिरंगा फहराया था। नरेंद्र मोदी ने इस अंडमान को राष्ट्रभक्ति के पावन धाम में बदल दिया। रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है। हैवलॉक और नील आइलैंड स्वराज और शहीद आइलैंड्स बन चुके हैं। और इसमें भी दिलचस्प ये कि स्वराज और शहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था। इस नाम को भी आजादी के बाद महत्व नहीं दिया गया था। जब आजाद हिंद फौज की सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारी सरकार ने इन नामों को फिर से स्थापित किया था। रॉस आइलैंड, हैवलॉक और नील आइलैंड ये नाम सुनने से ही विदेशी लगते हैं। ये नरेंद्र मोदी ही हैं जो गुलामी के प्रतीकों को, अंग्रेजों की निशानियों को मिटा रहे हैं। दिल्ली में तिरंगे को सलामी देने के लिए देसी तोप तैयार है। किंग्सवे यानी राजपथ को मोदी ने कर्तव्य पथ में बदल दिया। जिस कैनोपी में अंग्रेज राजा की मूर्ति लगती थी, वहां मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई है। नेताजी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस मनाया
तो देश के पराक्रमियों को इस अंदाज में याद किया। आज 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। अंडमान में जिस जगह नेताजी ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था, वहां आज गगनचुंबी तिरंगा आजाद हिंद फौज के पराक्रम का गुणगान कर रहा है। नरेंद्र मोदी के बारे में कई लोग कहते हैं कि मोदी पॉलिटिक्स के बगैर कोई काम नहीं करते। जिस काम में वोट न हो उधर मोदी झांकते भी नहीं। क्या मोदी ने नेताजी में वोट देखा? क्या नेताजी ही मोदी को 24 जिताएंगे? क्या परमवीरों का सम्मान भी वोट के लिए है? लोकसभा के 543 चुनाव क्षेत्रों में ऐसी एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चाहने वाले न रहते हों। सुभाष बाबू अगर गांधी जी से बड़े नहीं तो छोटे भी नहीं हैं। पश्चिम बंगाल के भद्रलोक में नेताजी उतने ही बड़े आइकन हैं जितने बड़े गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। नेताजी को नजरअंदाज करके कोई भी पार्टी यहां चुनाव नहीं जीत सकती। नरेंद्र मोदी को इतिहास की भी समझ है, नेताजी के योगदान की भी। कांग्रेस ने नेताजी में वोट नहीं देखा था। आजादी के बाद गांधी नेहरू परिवार को ही फर्स्ट फैमिली माना गया। मोदी ने ट्रेंड बदल दिया। आज सरकार, संगठन और संघ तीनों के लिए नेताजी राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति के सबसे बड़े आइकन हैं। मोदी और मोदी के सीनियर मंत्रियों ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नेताजी को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह अंडमान में नेताजी म्यूजियम का काम कराने पोर्ट ब्लेयर पहुंचे और कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नेताजी की जयंती पर विशेष कार्यक्रम किया। ममता बनर्जी की पार्टी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता जहां स्वयंसेवक के गणवेश में नजर आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वो कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित किया। उस समय का एक काम था देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई, लेकिन इस लड़ाई को करते करते उन्होंने भारत के मनुष्यों में कैसे कैसे मनुष्य उत्पन्न किए, वो अकेले नहीं, उन्होंने अकेले ने अपने सहयोगी अपने जैसे खड़े किए जो आजीवन इस व्रत का निर्वाह करते रहे। ये बहुत बड़ा काम है। देश के लिए मरना था, हंसते हंसते बलि चढ़ गए सुभाष बाबू जैसे लोग। अभी मरने का समय नहीं, लेकिन देश के लिए कण कण तिल तिल प्रतिक्षण जीना पड़ेगा। स्वतंत्र हो गए इसलिए काम पूरा नहीं हुआ, स्वाधीनता आ गई। अब राज्य करने वाला अंग्रेज नहीं है, अब हम ही लोग राज्य कर रहे हैं अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। लेकिन ऐतिहासिक धारा और चिंतन के अनुसार स्वतंत्र भारत का अपना रूप जो सारी दुनिया के लिए एक मानक बन सके, सुख शांति को प्राप्त करने का नया रास्ता दे सके, ऐसे भारत को गढ़ना है। तो प्रतिक्षण उसी समर्पण भाव से, उसी देशभक्ति के भाव से, उसी अनुशासन को जीवन में धारण करते हुए और उसी प्रकार सबको जोड़ते हुए हम सबको आगे बढ़ना है। ये काम हमारे सामने है। इसलिए प्रतिवर्ष छोटे बड़े कार्यक्रम करके कभी लोगों के सामने, कभी अपनी शाखा में, अपने बौद्धिक मंडप में हम नेताजी का स्मरण करते हैं। नेताजी के नाम पर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच कंप्लीट सिनर्जी है। संघ नेताजी में मनुष्य निर्माण का नायक देखता है, स्वाधीनता संग्राम में स्वदेशी विचारों वाला सेनानी देखता है, जिसने अंग्रेजों से याचना नहीं की बल्कि रण किया।
नेताजी ने नेहरू से पहले आजादी का तिरंगा फहराया। दिल्ली से पहले पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा लहराया गया। संघ और बीजेपी दोनों ये मानते हैं कि अगर नेताजी विमान हादसे के शिकार न होते तो 15 अगस्त 1947 से बहुत पहले भारत आजाद हो गया होता। नरेंद्र मोदी कहते हैं वो नया इतिहास लिख रहे हैं। वजह यह है कि कांग्रेस ने नेताजी से जुड़े किस्सों को इतिहास से या तो मिटा दिया या उसे विकृत कर दिया। आजादी की लड़ाई में नेताजी के योगदान को जानबूझकर कम दिखाया गया और कहा जाता है कि वामपंथी इतिहासकारों ने यह सब गांधी नेहरू परिवार के इशारे पर किया। कांग्रेस नेताजी की विरासत पर दावा करती है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को एक ट्वीट में निपटा दिया। उसमें भी खड़गे ने नेताजी के साथ नेहरू की तस्वीर चिपका दी। राहुल गांधी नेताजी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर आगे बढ़ गए। आज के केउ नाम कमानोर जोन्नो बोलतेई पारे आमरा करलाम शहीद द्वीप स्वराज द्वीप, आदौ ता नय। एटा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आंदामाने जखन गिয়েছিলেন सेलुलार जेल परिदर्शने সেই সময়টা তিনি করে এসেছিলেন। नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस को एकदम अलग लेवल तक पहुंचा दिया, जिसे मैच करना कांग्रेस के वश में नहीं है, टीएमसी के बूते में नहीं है। मोदी के विरोधी पूछते हैं कि मोदी को वोट क्यों मिल जाता है। वोट मांगने से नहीं, करने से मिलते हैं। पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कैप्टन विक्रम बत्रा का सम्मान करने पर कोई आपत्ति हो, या जो मेजर शैतान सिंह को इंडिया का रियल हीरो न मानता हो। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर, नरेंद्र मोदी के पास दोनों स्किल है, दोनों का सपोर्ट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और परमवीरों के लिए मोदी ने जो इनिशिएटिव लिए उसे बॉलीवुड ने भी सपोर्ट किया। इंडिया ऑनर्स परमवीर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सनातन, पुरातन और विरासत, ये नरेंद्र मोदी के कीवर्ड्स हैं। 2014 के बाद से बहुत कुछ मेड बाय मोदी है, लेकिन किसी भी चीज पर मोदी का नाम नहीं है। कांग्रेस ने व्यक्ति पूजा की परंपरा डाली थी, मोदी राष्ट्रवाद की धारा बहा रहे हैं। उसमें बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं, लेकिन पूजा सिर्फ राष्ट्र की होती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी का ये नारा आज तक आपने कई बार सुना होगा, लेकिन तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, ये वाला डायलॉग आज ही सामने आया है। नागपुर से कंट्रोवर्सी लेकर रायपुर आए बाबा बागेश्वर की कथा का आज लास्ट दिन था। जाते जाते बाबा ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। पंडाल में मौजूद भीड़ को ऐसा संकल्प दिला दिया जिसकी धर्म से ज्यादा सियासत में चर्चा हो रही है। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। अब तक बाबा हिंदू शेर की बात करते थे, ललकार की बात करते थे, हम हिंदू शेर हैं, दहाड़ की बात करते थे, लेकिन आज बाबा ने मैसेज क्लियर कर दिया है। बैकफुट पर आने के बजाय फ्रंट फुट पर आकर खेला, सनातनियों को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया और बागेश्वर धाम पर उठी हर उंगली को सनातन पर हमला बता दिया। मेरे भारत के लोगों, आज रायपुर की इस धरती से हम ललकार कर कहते हैं, इस भारत में ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर उंगली ना उठी हो। चाहे वो मीराबाई हो, चाहे रैदास हो, या कबीर हो, या गोस्वामी तुलसीदास हो, उन सबको कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। यहां तक कि भगवान ब्रह्म हैं, उनको भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। लेकिन आज इस व्यासपीठ से हम शपथ खा करके तुमसे कहते हैं, लोग हमसे पूछते थे, बड़े बड़े बुद्धिमान, कि गुरुजी चमत्कार क्या है, ये तुम चमत्कार की क्या बात करते हो। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया, और दूसरा चमत्कार जिनको देखना हो कभी दरबार में आ जाना,
वेलकम टू यू। और तीसरा, हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। मतलब सनातन का झंडा, भगवा एजेंडा और हिंदू राष्ट्र का क्लियर कट फंडा। तो क्या बाबा के इसी मिशन से कांग्रेस टेंशन में है? छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बाबा को जोशीमठ की दरारें भरने का चैलेंज दे रहे हैं। एमपी के लीडर ऑफ अपोजिशन गोविंद सिंह स्टेट का कर्ज उतारने की डिमांड कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस बाबा का चरित्र हनन करने पर तुली है। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी नेता राम कदम ने एक फोटो ट्वीट कर नई बहस छेड़ दी है। इस फोटो में आपको राहुल गांधी के लेफ्ट साइड में श्याम मानव दिखाई दे रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने बागेश्वर धाम को चैलेंज दिया है। अब सवाल इस बात का है कि हिंदुत्व का प्रचार करने वाले, घर वापसी कराने वाले सनातनी बाबा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले श्याम मानव क्या कांग्रेस के एजेंडे पर सनातन को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? ये वही श्याम मानव जी है जो हमारे सनातन साधु संतों के बारे में बोलकर सीधे पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। क्या यह संयोग था? क्या उनके मुख से कांग्रेस की स्क्रिप्ट बाहर आ रही थी? क्या यह षड्यंत्र के तहत हो रहा था? कांग्रेस का हिंदू विरोध, हिंदू धर्म को विरोध, हिंदू धर्म के प्रति कांग्रेस का घृणा, उनका तिरस्कार, उनका द्वेष, ये देश के सामने छुप नहीं पाया। ये सोची समझी साजिश के तहत हमारे हिंदू धर्म के साधु संतों को बदनाम करने का कांग्रेस स्पॉन्सर्ड षड्यंत्र है। राहुल गांधी से मिले थे आप लोग कितने देर तक? जी मिले नहीं, हम उनकी पदयात्रा में शामिल हुए थे। चलते चलते 40 मिनट वगैरह आसपास हमने गप मारी, उसमें से 29 मिनट बात करने का अवसर मिला। तो मुझे जो कहना था मैंने अपने काम उनको समझाया। सनातन पर सवाल उठाने वाले श्याम मानव को अब सिक्योरिटी की जरूरत महसूस हो रही है। श्याम मानव के चैलेंज में बीजेपी को षड्यंत्र की बू आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूछ रहे हैं, केवल हिंदुओं के धर्म गुरुओं को गालियां देने का फैशन क्यों चल रहा है? मुसलमानों पर बोलने से क्या सरतन से जुदा होने का डर लगता है? चाहे धीरेन्द्र जी महाराज हों, चाहे जो भी हों, इनको सनातन के धर्म गुरुओं को, सनातन परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां तो शर्त से तन जुदा हो जाएगा। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को चुनौती है, धीरेन्द्र महाराज को चुनौती नहीं है। बीजेपी नेताओं का बाबा को फुल सपोर्ट मिल गया है। बाबा ने भी हिंदू राष्ट्र की लाइन पकड़ ली है। संतों का भी एक धड़ा बाबा के सपोर्ट में खड़ा है। यही रीजन है कि बाबा अब कांग्रेस के लिए टेंशन बन गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।